किताब यहाँ नहीं। तो देखिए इस चित्र में हम आप लोगों को रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। ये डीएनए का 3 to 5 डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड है और ये 5 to 3। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अनवाइंड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अनवाइंड हो चुके हैं। देखिए जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जैसे एडेनिन की बेस पेयरिंग किससे होगी? थाइमिन से। साइटोसिन की गुआनिन से, गुआनिन की साइटोसिन से, थाइमिन की एडेनिन से, एडेनिन की थाइमिन से, साइटोसिन की गुआनिन से और एडेनिन की थाइमिन से और साइटोसिन की गुआनिन। इस प्रकार से ये डीएनए मॉलिक्यूल है। जैसे मान लीजिए कि ये इसका 3 to 5 डायरेक्शन का स्ट्रैंड और ये 5 to 3। अब देखिए हमने आप लोगों को बताया था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किस रूप में कार्य करते हैं? टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। और देखिए इसके एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कौन सा एंजाइम? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस पर बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद इसके एक स्ट्रैंड पर इंसिजन और निक डेवलप हो जाता है। क्या बन जाता है? इंसिजन और निक। तो जैसे मान लीजिए कि यहां से ये डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो गया? ये ब्रेक, यहां पर इंसिजन बन गया और इस इंसिजन से ये एंजाइम यहां पर क्या होगा? इंसर्ट कर जाएगा। इंसर्ट होने के बाद यह एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो जब एक ही दिशा में, जैसे यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन की बेस पेयरिंग है और जब ये एंजाइम यहाँ मूव करता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं? इसके टूट जाते हैं और जब टूट जाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे? स्ट्रैंड अनवाइंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जब खुल जाते हैं तो प्रत्येक डीएनए स्ट्रैंड से एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण होगा। और जब केवल एक ही दिशा में संश्लेषण होगा तो उसको आप लोग यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। कौन सा? यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन। देखिए जिस बिंदु से नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण होता है उस बिंदु को आप लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ओरिजिन। तो ये ओरिजिन एक पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर एक दिशा में नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण होता है तो उसको आप लोग यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। और जब इसी ओरिजिन पॉइंट से एक दिशा में इधर हो रहा है और एक इस दूसरी दिशा में, दो रेप्लिकेशन पाथ का फॉर्मेशन हो जाता है, तो फिर ऐसे रेप्लिकेशन को हम बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन।
क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल। और देखिए आप लोग जानते हैं कि जैसे ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अनवाइंड हो गए, ये यहां पर जुड़े हुए हैं, मान लीजिए इट इज पैरेंटल डीएनए। अब इसके बाद ये दोनों स्ट्रैंड जब अनवाइंड हो जाते हैं तो प्रत्येक में एक नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। एक में क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड बनेंगे ये छोटे छोटे खंडों के रूप में, इनको ओकाज़की फ्रेगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लैगिंग। और जिसमें डायरेक्ट सिंथेसाइज होता है, डायरेक्ट न्यू स्ट्रैंड बनता है, उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेज में डीएनए मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो ऐसे रिप्लिकेशन को हम डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट सिंथेसाइज हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन। तो एक क्या होगी, लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करती है और एक लीडिंग स्ट्रैंड। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि ये एक डीएनए मॉलिक्यूल बन गया और एक ये डीएनए मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में आप लोग देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड इसका ओल्ड स्ट्रैंड है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड है। इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। इस प्रकार से सिंथेसाइज्ड डीएनए को आप लोग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। देखिए आपको 3 प्रकार के मोड बताए जाएंगे। एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन और तीसरा डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये 3 विधियों से आप लोगों को रेप्लिकेशन बताया जाएगा, जिसमें से जो सर्वमान्य है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन मान्य है, जिसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल में आप लोगों को देखने को मिले। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर टोकोआइसोमेरेज एंजाइम बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद इस बिंदु पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे और ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड हो गए और एक वाई शेप्ड फॉर्क का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको आप लोग रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां पर आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, सबसे पहला रूप किसका होगा, आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। और ये आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम क्या बनाता है, यह है आरएनए प्राइमर का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करेगा, आरएनए प्राइमर का संश्लेषण करता है। तो देखिए हमेशा जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, ये डीएनए का 3 एंड है और ये 5 एंड है, तो हमेशा जो प्राइमर बनेगा तो इसमें 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, ये 5 एंड और ये 3 एंड। ये सर्वप्रथम आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम की सहायता से डीएनए स्ट्रैंड के 3 एंड से एक 5 to 3 डायरेक्शन का एक शॉर्ट सेगमेंट के रूप में आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होता है। क्या बनता है, आरएनए प्राइमर बन जाता है। तो देखिए यहां पर आप लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, आरएनए प्राइमर, ये 5 to 3 डायरेक्शन
आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज हो गया। और देखिए इसमें छोटे छोटे पीसेज में डीएनए सिंथेसाइज होगा। अब देखिए इसमें ये थ्रेड यहाँ पर है, तो प्राइमर कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। इसका क्या डायरेक्शन होगा? 5 to 3। और इसमें डायरेक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे पीसेज नहीं होंगे और ये डायरेक्ट सिंथेसाइज। ये कंटिन्यूअस मैनर को प्रदर्शित कर रहा है और ये डिसकंटिन्यूअस। इसको आप लोग बोलेंगे लीडिंग, और ये लैगिंग। और इसके ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। देखिए इस डीएनए स्ट्रैंड को जो ये नया संश्लेषित हो रहा है, इसको सिंथेसाइज करने के लिए एक एंजाइम यहाँ पर कार्य करता है, जिसको आप लोग डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के नाम से जानते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब देखिए यहां पर एक एंजाइम और प्रोड्यूस होगा, इसको डीएनए लाइगेज बोलते हैं। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में सिंथेसाइज है, तो ये ऐसे टुकड़ों में ही नहीं बना रहेगा। इसका जो आरएनए प्राइमर है, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की सहायता से इस आरएनए प्राइमर को हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा, और हाइड्रोलाइज करने के बाद जो गैप बचता है वहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा। और जब बन जाता है तो इन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है, और इस प्रकार से कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज। तो ये इसकी मैकेनिज्म